हेलो साथियों, जय हिंद। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 7 का साइंस, जो कि बिहार बोर्ड से रिलेटिव है। हम लोगों ने पिछले की वीडियो में चैप्टर 1 से लेकर के 16 तक काफी डिटेल्स के साथ 7th लेवल पर अध्ययन कर लिया है। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर 17, जिसका शीर्षक होगा पौधों में जनन। तो सबसे पहले इस चैप्टर में जो है जनन दिया है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, जनन क्या होता है, जानते हैं हम लोग। क्या कर रहा है, अपने वंश को कायम रखने के लिए जंतुओं तथा पौधों में अपने ही जैसी संतति उत्पन्न करना जो है क्या होता है, प्रमुख लक्षण होता है। ठीक है, जनकों द्वारा संतति उत्पन्न करना अथवा जन्म देना क्या कहलाता है, तो जनक कहलाता है। कोई जनक है, अगर अपने जैसा संतान उत्पन्न करता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, जनन। ठीक है, चलिए, इस लक्षण के कारण ही सभी जीव अपनी जाति की निरंतरता को क्या करते हैं, बनाए रखते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम लोग जानेंगे कायिक अंग के बारे में। ये क्या होता है, देखिए, पौधों में जड़, तना तथा पत्तियां होती है। ठीक है, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, तो कायिक अंग कहते हैं। पौधों में निश्चित वृद्धि के बाद फूल निकलते हैं, इन्हीं फूलों से फल और बीज प्राप्त होते हैं। ठीक है, फिर क्या करा, देखिए, इसी बीज से जो है नए पौधे पौधे उगाए जाते हैं। नहीं, फिर क्या कर रहा है, देखिए, कह रहा है कि पौधे अपने कायिक अंगों जैसे जड़, तना, पत्ती, ठीक है, से क्या करते हैं, नए पौधे उत्पन्न करते हैं। होता ही है, पौधों की जड़ से भी नया पौधा निकलता है, तना से भी हो जाता है। ठीक है, चलिए, पत्ती से भी होता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। जनन के प्रकार, तो देखिए, जनन सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, और लैंगिक जनन और क्या होता है, लैंगिक जनन। और लैंगिक जनन क्या होता है, देखिए, और लैंगिक जनन में पौधे बिना बीजों के ही नए पौधे उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जैसे गुलाब पौधे का अगर जो है क्या किया जाए, तना लगा दिया जाए, तो उससे नया पौधा निकल जाता है। तो यह क्या हो गया, बिना बीजों का जनन। ठीक है, इसी में कायिक प्रवर्धन एक प्रकार का क्या है, अलैंगिक जनन ही है। ठीक है, तो कायिक प्रवर्धन जो है एक प्रकार का क्या है, अलैंगिक जनन है, जिसमें जिसमें पौधों के जड़, तना, पत्तियां, कली जैसे कायिक भागों से नए पौधे की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब इसी में हम लोग जानेंगे कायिक कली के बारे में। तो हमने फूलों की कलियों को देखा, ठीक है, जिससे फूल खिलते हैं। इन कलियों के अलावा पत्तियों की कक्षा में भी कलियां होती है, जो कायिक कली कहलाती है। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग लेयरिंग विधि के बारे में। कुछ पौधों में जैसे बेली, चमेली, गेंदा आदि में नए पौधों के लिए लेयरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। पौधे के किसी शाखा को मिट्टी में दबा दिया जाता है और उस स्थान की मिट्टी को नम रखा जाता है। ठीक है, फिर क्या कर रहा है, 15-20 दिनों में मिट्टी में दबे भाग पर जड़ें निकलने लगती है। मुख्य तने की ओर से मिट्टी से दबी हुई भाग के नजदीक काटकर अलग कर दिया जाता है। ठीक है, 10-15 दिनों के बाद उसे सावधानी से उखाड़ कर जहाँ लगाना हो लगा दिया, मतलब लगा दिया जाता है। ठीक है, हम आप लोग जानने वाले हैं मुकुलन के बारे में। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, यीस्ट एक कोशिकीय जीव है। इसका उपयोग बेकरी उद्योग में बिस्किट, केक, डबल रोटी उत्पादन में किया जाता है। ठीक है, यदि इसे पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो कुछ ही समय में तेजी से जनन करने लगता है। यीस्ट कोशिकाओं से छोटी छोटी बल्ब जैसी संरचना दिखाई देती है। यही संरचना जो है क्या कहलाती है, मुकुल कहलाती है। ठीक है, क्या कर रहा है, देखिए, मुकुल धीरे धीरे वृद्धि करता है और फिर विकसित होकर जनक कोशिका से अलग होकर नई यीस्ट कोशिका में बदल जाता है। यह परिपक्व होकर पुनः नई कोशिकाएं उत्पन्न करती है। इस तरह कम समय में अधिक संख्या में यीस्ट कोशिकाओं का क्या होता है, तो निर्माण होता है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे खंडन के बारे में। तो कहता है कि हम लोगों ने तालाबों तथा अन्य जलाशयों में हरे रंग के चिकने धागों के जाल के समान जो है संरचना देखा है। ठीक है, यह हरे रंग की संरचना जो है क्या है, शैवाल है। ठीक है, जिसको हम लोग एल्गी भी कहते हैं। ये क्या है, शैवाल है, या एल्गी कहते हैं। और जब इन्हें जल तथा अन्य पोषक तत्व मिलते हैं तो खंडन द्वारा तेजी से क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। ठीक है, शैवाल जो है दो या दो से अधिक भागों में खंडित हो जाते हैं और नए टुकड़े कुछ ही दिनों में अपने जनकों के समान जो है हो जाते हैं। अभी हम लोग समझेंगे बीजाणु निर्माण के बारे में। तो चलिए, देखिए, कवक के बीजाणु हवा में तैरते रहते हैं और हल्का होने के कारण दूर दूर तक जा सकते हैं। इन्हीं बीजाणुओं से अलग अलग कवक उगते हैं। इनमें जो है अलैंगिक जनन ही होता है। ठीक है, फिर क्या कहा, देखिए, प्रत्येक बीजाणु उस ताप तथा निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ढके रहते हैं और लंबे समय तक जीवित रहने के लिए अपने को अनुकूलित
कर लेते हैं। ठीक है। फिर क्या है, अनुकूल परिस्थिति जो है मिलते ही ये बीजाणु अंकुरित होने लगते हैं और नए जीव में विकसित होने लगते हैं। जिसे हो गया मांस तथा फल जैसे निम्न स्तरीय पौधों में भी जन बीजाणु के द्वारा ही होता है। ठीक है। अभी जानेंगे हम लोग लैंगिक जनन के बारे में। ठीक है। तो देखिए क्या है, पौधों में लैंगिक प्रजनन जो है एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इससे मिलने वाले फल और बीजों का इस्तेमाल पौधे उगाने में किया जाता है। ठीक है। तो अभी हम लोग समझेंगे अगला पॉइंट, पुष्प या फूल के बारे में। ठीक है। पहले पुष्प या फूल जो होता है पौधों में एक बहुत महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षक रचना है। यह एक रूपांतरित प्रारूप है जो लैंगिक जनन हेतु अभिप्रेरित होता है। ठीक है। जिसे पुंकेसर नर जनन अंग कहलाता है एवं स्त्री केसर जो है मादा जनन अंग कहलाता है। और जिन फूलों में दोनों जनन अंग मौजूद रहता है उसे द्विलिंगी फूल कहते हैं। नहीं, जिस जनन में स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों होगा उसे क्या कहेंगे हम लोग, द्विलिंगी। और जबकि एक ही जनन वाला अंग जो है, नहीं, उसे क्या कहेंगे, एक लिंगी फूल कहेंगे। मतलब जिसमें स्त्री केसर और पुंकेसर एक ही अंग हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक लिंगी फूल कहेंगे। ठीक है। क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कि पुंकेसर के ऊपर परागकोश होते हैं, इनमें परागकण रहते हैं, ये नर युग्मक बनाते हैं। और स्त्रीकेसर के अंडाशय में एक या अधिक बीजाणु होते हैं जो मादा युग्मक बनाते हैं, यानी फिर क्या करते हैं, इसका निर्माण करते हैं। ठीक है। देखिए क्या है, लैंगिक जनन प्रक्रिया में नर युग्मक मादा युग्मक के मादा युग्मक से बीजाणु में मिलते हैं और इसके फलस्वरूप जिस संरचना का निर्माण होता है वह क्या कहलाता है, तो युग्मनज कहलाता है। ठीक है। क्या एक बार प्रक्रिया था, लैंगिक जनन प्रक्रिया में नर युग्मक मादा युग्मक से बीजाणु मिलते हैं और इसके फलस्वरूप जिस संरचना का निर्माण होता है वही क्या कहलाता है, तो युग्मनज कहलाता है। ठीक है। अभी हम लोग समझेंगे परागन के बारे में। तो कह रहा है कि वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण वायु, कीट, जल आदि के माध्यम से होता है। परागकण हल्के होते हैं, जब हवा बहती है तो उड़कर वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। ठीक है। या कीटों के शरीर के भागों जैसे पैरों पंखों पर चिपक जाते हैं और वे जब वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो परागन वर्तिकाग्र से के चिपचिपा होने के कारण उससे चिपक जाते हैं। इस प्रकार परागन अपना सफर वर्तिकाग्र तक करता है। ठीक है। परागन का वर्तिकाग्र तक आना क्या कहलाता है, तो परागन कहलाता है। नहीं, परागकण का वर्तिकाग्र तक आना क्या कहलाता है, परागन कहलाता है। जब परागन अपने ही फूल के वर्तिकाग्र तक सफर करता है तो इसे क्या कहते हैं, स्वयं परागन कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या होगा, स्वपरागन हो जाएगा। ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो स्वपरागन होगा, स्वपरागन कहते हैं। ठीक है। या स्वयं भी हम लोग बोल सकते हैं, कोई डिफरेंट वाली बात नहीं है इसमें। इसके बाद है, यदि परागकणों का सफर अपने ही पौधों के दूसरे फूलों के वर्तिकाग्र तक हो या अपनी ही जाति के दूसरे पौधों के फूलों के वर्तिकाग्र तक हो, इसे क्या कहते हैं हम लोग, परपरागन कहते हैं। ठीक है। इसी में अगला पॉइंट है निषेचन, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, वर्तिकाग्र पर चिपकते ही परागकण में अंकुर निकलता है और पराग नलिका का निर्माण करता है। ठीक है। जो स्त्री केसर के वर्तिका से होते हुए बीजांड तक जाता है। ठीक है। इसी नली से पराग नर युग्मक के रूप में बीजांड जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मादा युग्मक से मिलता है। मिलने की इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। ठीक है। फर्टिलाइजेशन। ठीक है ना। चलिए, निषेचन के फलस्वरूप नहीं निषेचन के फलस्वरूप युग्मनक भ्रूण में विकसित होने लगता है। भ्रूण विकसित होकर बीज बनाते हैं। अंडाशय का आकार भी जो है बढ़ने लगता है जो फल के रूप में विकसित हो जाता है। नहीं, अभी हम लोग जानेंगे बीजों के प्रकीर्णन के बारे में। तो बीजों का प्रकीर्णन पौधों के बीजों के पौधों से दूर दूर तक फैले जाने की प्रक्रिया है। बीजों के प्रकीर्णन में सहायक साधन ये है, पवन है, जल है, जंतु है इत्यादि। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस चैप्टर को काफी डिटेल्स के साथ जो 7th लेवल पर जनन के बारे में दिया था उसको देखा। अभी जो है हम लोग अभ्यास प्रश्न और उसके साथ जो है उसका उत्तर काफी डिटेल्स के साथ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह क्या है, सही विकल्प पर सही निशान लगाएं। ठीक है। क्या है देखिए, सही विकल्प पर सही निशान लगाएं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पौधों के जनन अंग है, क्या होगा, तना होगा, जड़ होगा, फूल होगा कि पत्ती होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फूल। ठीक है। परागकण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण कहलाता है, क्या कहलाता है, परागन कहलाता है। परिपक्व होने पर भ्रूण विकसित होकर क्या बदल जाता है, फल में बदल जाता है। ठीक है।
क्या हो जाएगा, फल में बदलेगा। इसके बाद जो है नर एवं मादा युग्मक का जो है मिलन क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। नहीं, क्या कहलाता है, देखिए नर युग्मक और मादा युग्मक का जो मिलन है वो क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। ठीक है। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति करे या भरे, जनक पौधों के कायिक भागों से नए पौधे का उत्पन्न होना, तो अलैंगिक जनन है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। इसके बाद है कि जिन फूलों में केवल नर या केवल मादा जनन होता है उसे क्या कहते हैं, तो एकलिंगी फूल कहते हैं। अब ये हम लोग पढ़ा है, हम लोगों ने मतलब पढ़ा है अभी। इसके बाद है पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्रिया का क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। नहीं, इसके बाद फिर क्या है, देखिए नर एवं मादा युग्मकों के मिलने की जो क्रिया होती है, मतलब निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है। इसके बाद है देखिए पौधों में अलैंगिक जनन की विधियों की चर्चा करें, तो देखिए अलैंगिक जनन की कुछ विधियां, नहीं, खंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण और कायिक प्रवर्धन है। कायिक प्रवर्धन पत्तियां, तना, मूल जैसे कायिक भागों से नए पादप उगाए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद है बीजों के बनने के लिए लैंगिक जनन आवश्यक है, क्यों, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए लैंगिक जनन के दौरान गुणसूत्रों की अदला बदली होती है, जिससे युग्मकों लक्षण जो है विकसित होता है तथा नए जीव का विकास होता है। ठीक है। क्या करा है, जो अपने जनकों से भिन्न होता है, अतः बीजों के बनने के लिए लैंगिक जनन आवश्यक है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है स्वपरागण और परपरागण में क्या अंतर है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए, पौधों के प्रजनन के लिए परागण जरूरी होता है। परागण दो तरह का होता है, एक होता है स्वपरागण, दूसरा क्या होता है, परपरागण। तो जब परागण क्रिया एक ही पादप के नर नर और मादा जनन अंग तक सीमित हो तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो स्वपरागण कहते हैं। ठीक है। इसके विपरीत जब परागण क्रिया दो अलग अलग पौधों के जननांग में सम्मिलित हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो परपरागण कहते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या है, देखिए बीजों के प्रकीर्णन से क्या समझते हैं, ये किस प्रकार होते हैं, चर्चा करें। नहीं, तो देखिए क्या कर रहे हैं, तो बीजों का प्रकीर्णन पौधों से दूर दूर तक फैले जाने की प्रक्रिया है। बीजों के प्रकीर्णन में सहायक साधन ये है, पवन, जल, जंतु इत्यादि। ठीक है। अब क्वेश्चन है कि फूलों का चित्र बनाकर उसके प्रमुख अंगों को नामांकित करें, तो ये देखिए आपका क्या हो गया, फूलों का चित्र हो गया। नहीं, अब इसमें क्या क्या है आप देख ही सकते हैं, ये जो पॉइंट है, ये क्या है, परागकोश है। ठीक है। ये जो पॉइंट है वो क्या है, स्त्री केसर है। नहीं, ये जो पॉइंट है क्या है, मतलब इसमें फ्रेश नहीं दिखता है, ये पॉइंट क्या है आपका, पुंकेसर है। सेम प्रोसेस यहाँ भी है, इस साइड भी। ठीक है। तो ये फिगर है, आप लोगों को इसको काफी अच्छा से देख सकते हैं। ठीक है। अभी हम लोग बढ़ेंगे आगे, तो जिन पौधों में कायिक प्रवर्धन होता है उनकी एक सूची बनाएं। तो कायिक प्रवर्धन किस किस पौधा में होगा, जैसे मान के चलिए कायिक प्रवर्धन हो जाएगा, मतलब कायिक प्रवर्धन कुछ उदाहरण है, जैसे आलू हो गया। आलू में कायिक प्रवर्धन होता है, देखिएगा आप आलू को काट करके बीज से, ठीक है, और मिट्टी के अंदर डाल देते हैं तो वहां से एक पौधा निकल जाता है। नहीं, ये ढेर सारे आलू उगते हैं। इसके बाद क्या गया, अदरक। ठीक है, अदरक में भी क्या होता है, कायिक प्रवर्धन होता है। अरबी हो गया, केला हो गया, गन्ना हो गया। ठीक है। गन्नों की खेती किस प्रकार से होती है, गन्नों को देखिएगा क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ा में काट करके और जो है मिट्टी में डाल दिया जाता है तो उससे एक नए पौधे का निर्माण होता है। नहीं, गुलाब तो हम लोग लगाते ही हैं कायिक प्रवर्धन के माध्यम से। इसी प्रकार से हो गया, क्या हो गया, अंगूर हो गया। इस प्रकार से हम लोगों ने इस चैप्टर को काफी डिटेल्स के साथ जो 7th लेवल पर था उसको अध्ययन किया। जय हिंद।